Some cases look straightforward until you start the questioning the detail. आयुषी का केस भी उन्हीं सिचुएशन में से एक था जहां सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट सामने आए पता चला कि स्टोरी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी पहले नज़र आ रही थी। जितना ये केस सिंपल लग रहा था बाद में उतना ही मुश्किल बन गया। Hey guys, myself Santanu and in this video I am going to tell you about the case of आयुषी तलवार। आयुषी का जन्म 24 मई 1994 को दिल्ली में हुआ था। उनके फादर राजेश और मदर नुपुर दोनों ही डॉक्टर थे। आयुषी की फैमिली दिल्ली में ही जलवायु विहार में रहती थी, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग थी। राजेश और नुपुर अपनी बेटी आयुषी से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए भी क्योंकि वो उन्हें बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मिली थी और आयुषी राजेश और नुपुर की एकलौती लड़की थी। आयुषी की हर विश पूरी की जाती थी। फैमिली में सिर्फ ये 3 ही जने थे, लेकिन घर में 4 जने रहते थे, राजेश, नुपुर, आयुषी और एक हेमराज, जो कि उनका डोमेस्टिक हेल्पर था। हेमराज 45 इयर्स का था, जो कि नेपाल से इंडिया आया था काम करने के लिए। वो बड़ा ही साइलेंट और एक डिसेंट नॉर्मल पर्सनैलिटी का इंसान था। घर में चारों बहुत अच्छे से रहते थे, सबके अपने अपने सेपरेट रूम थे। 15 मई 2008 की सुबह सब कुछ नॉर्मल था। एज़ यूजुअल भारती, जो तलवार के घर में सुबह साफ़ सफाई करने आती थी, वो आई और उसने बेल बजाई तो हेमराज ने गेट खोल दिया। बेसिकली रात को गेट लॉक रहता था। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। हेमराज ने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और फिर राजेश और नुपुर दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर कर क्लिनिक के लिए निकल गए। इधर आयुषी भी अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। 15 मई को उसका स्कूल का लास्ट डे था, क्योंकि अगले दिन यानी 16 मई से उसके स्कूल की समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। आयुषी इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। शाम को सब घर वापस आए और रात को डिनर करने के बाद आयुषी के पेरेंट्स ने उसे बर्थडे से पहले एक सोनी का कैमरा गिफ्ट किया। आयुषी इस गिफ्ट को लेकर बहुत खुश हो गई और वो उस कैमरे से घर की फ़ोटो लेने लगी, अपने मम्मी पापा की भी फ़ोटो क्लिक करने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए, आयुषी को उसके रूम में छोड़कर, और हेमराज भी घर के सारे काम कर कर अपने रूम में चला गया था। सब अपने अपने रूम में थे लेकिन सोए नहीं थे। आयुषी बुक रीड कर रही थी और राजेश अपने क्लिनिक का वर्क कर रहा था। और फिर अराउंड 11 बजे के आसपास राजेश अपने लैपटॉप को ऑन करता है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, जिसके लिए इंटरनेट की नीड थी। तो राजेश नुपुर को बोलता है वाईफाई राउटर ऑन करने के लिए, जो कि आयुषी के रूम में था। तो नुपुर आयुषी के रूम में गई, उसने चुपचाप राउटर ऑन किया और थोड़ी देर वेट किया, क्योंकि वो राउटर बार बार ऑफ हो जाता था। राउटर ऑन करने के बाद नुपुर अपने रूम में वापस आ गई और फिर राजेश ने डॉक्यूमेंट सेंड किए और अपना लैपटॉप ऑफ कर कर सो गया। घर में रात के 12 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो उस रात होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन यानी 16 मार्च 2008 की सुबह रोज की तरह भारती जी तलवार के घर आई साफ सफाई करने के लिए। रोज तो बेसिकली हेमराज गेट खोल देता था, लेकिन उस दिन कोई गेट खोलने नहीं आया। तो भारती जी ने 3-4 बेल बजाई, लेकिन जब भी हेमराज नहीं आया तो फिर नुपुर को गेट खोलने के लिए उठना पड़ा। लेकिन सबसे अंदर वाला गेट खोलकर जब वो मिडल वाला गेट खोलने जाती है तो वो देखती है कि गेट बाहर से लॉक है। और फिर नुपुर हेमराज को देखने लगती है, लेकिन हेमराज उस वक्त घर नहीं था। भारती को और घरों में भी जाना था साफ सफाई करने के लिए, इसलिए वो लेट हो रही थी। तो उसने नुपुर से कहा कि तुम बालकनी से जाकर की फेंक दो, मैं गेट खोल लूँगी। नुपुर ने बालकनी से की फेंक दी, जिसे लेकर भारती ऊपर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार शॉकिंग वाली बात यह थी कि गेट बिना की के ही ओपन हो गया था। इधर राजेश भी उठ जाते हैं, उन्हें भी ऑफिस के लिए रेडी होना था।
जब वो रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी डाइनिंग टेबल पर एक अल्कोहल की बोतल रखी है जिस पर खून के निशान लगे हुए हैं। इसे देखकर राजेश बहुत डर जाते हैं और एकदम भागकर आयुषी के रूम में जाते हैं। तो वो देखते हैं कि आयुषी के रूम का गेट पहले से ही ओपन है और जब वो रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि आयुषी की बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और उसका गला कटा हुआ है। पूरे बेड पर खून ही खून था। ये देखकर राजेश जोर जोर से रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ सुनकर नुपुर भी रूम में आ जाती है और वो भी रोने लगती है और भारती को बोलने लगती है कि देखो ये हेमराज क्या कर कर चला गया, क्योंकि उस वक्त हेमराज घर से गायब था। और फिर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले घर में नेबर्स और फैमिली मेंबर आ चुके थे। जब पुलिस घर में एंटर करती है तो उस वक्त घर में लगभग 16 से 17 जने थे, जिस वजह से बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जो बचे थे पुलिस उन्हें लेके भी इतनी सीरियस नहीं थी। इस केस में पुलिस ने बहुत लापरवाही दिखाई, जिस वजह से ये केस अभी तक अनसॉल्व है। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू करी। राजेश से पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? तो राजेश ने कहा कि ये सब हेमराज ने किया है और वो मेरी बेटी को मारकर अपने घर नेपाल भाग गया। पुलिस ने भी केस को सिंपल समझा और इस बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि घर में रात को सबके सोने के बाद हेमराज ने दारू पीकर नशे में आयुषी के साथ फिजिकल होने का ट्राई किया और जब आयुषी ने रजिस्ट किया तो वो आयुषी को मारकर भाग गया। और फिर पुलिस हेमराज को ढूंढने में लग गई। सबको यही लग रहा था कि ये मर्डर हेमराज ने किया है और वो मार के नेपाल भाग गया। आयुषी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिर 4-5 घंटे के बाद पोस्टमार्टम करके बॉडी वापस फैमिली को दे दी गई। और फिर फैमिली ने पुलिस से परमिशन लेके बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। और फिर घर में साफ सफाई करी गई, क्योंकि आयुषी के गद्दे और बेड शीट्स में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो फैमिली मेंबर उसे ऊपर छत में डालने का सोचते हैं। उन्होंने पुलिस से परमिशन ली और उस गद्दे और बेड शीट को उठाकर छत पर जाने लगे। लेकिन जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर भी खून के निशान लगे हुए हैं और ऊपर छत के गेट पर भी लॉक लगा हुआ है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सीढ़ियों पर भी खून के निशान लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। इस बात को क्या, पुलिस तो इस केस को ही सीरियस नहीं ले रही थी। अगले दिन यानी 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर आयुषी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाने के लिए निकल जाते हैं। घर में आयुषी के चाचा दिनेश और एक्स डीएसपी के गौतम और कुछ फैमिली मेंबर्स को छोड़कर उनके जाने के बाद गौतम जी ने भी वो सीढ़ियों पर लगे खून के निशान देखे और दिनेश जी से बात कर कर पुलिस को बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये इतनी लापरवाही इस केस में क्यों हो रही है, अभी आओ और ये गेट ओपन करो। गौतम जी पहले डीएसपी रह चुके थे तो उन्हें इन सब चीज़ का एक्सपीरियंस था। और फिर पुलिस थोड़ी देर में ही वहाँ आ जाती है और छत के गेट की चाबी मांगने लगती है। लेकिन जब चाबी नहीं मिलती तो लोग तोड़ के गेट खोल दिया जाता है और जो वो सब देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। गेट के सामने ही बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था जो कि धूप की वजह से सूख गया था। उसके बाद वो सब छत में देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ एक और लाश पड़ी हुई मिलती है जो कि धूप की वजह से डिकम्पोज होने लगी थी और उसका फेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर राजेश और नुपुर को भी रास्ते से ही वापस बुला लिया जाता है। राजेश को बॉडी की पहचान करने के लिए पुलिस बोलती है, लेकिन राजेश उस बॉडी को पहचानने से मना कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद वो उस बॉडी के कपड़ों को देखकर कहता है कि ये तो हेमराज है। अब हेमराज की इस बॉडी ने इस पूरे केस को उल्टा कर दिया। पहले तो सबको लग रहा था कि हेमराज आयुषी को मारकर भाग गया, लेकिन हेमराज की डेड बॉडी मिलने के बाद ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ द किलर। पुलिस ने हेमराज की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था।
आयुषी और हेमराज दोनों का मर्डर एक सेम प्रोसेस से हुआ था। पहले दोनों के सिर पर किसी चीज से मारा गया और फिर दोनों का गला काट दिया गया। इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। अब इस केस में दो थ्योरी आती है, एक जो पुलिस ने दी थी और दूसरी सीबीआई ने। दोनों ही थ्योरी बिल्कुल अलग है। पहली थ्योरी जो पुलिस ने दी थी वो ये कहती है कि आयुषी का मर्डर आयुषी के पेरेंट्स ने ही किया है। पुलिस ने कहा कि ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई बाहर से आया और दोनों को मारकर चला गया और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। पुलिस ने कहा कि रात को राउटर ऑन करने के बाद जब नुपुर अपने रूम में वापस आ गई तो उसके बाद हेमराज आयुषी के रूम में जाता है और फिर आयुषी और हेमराज दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे को बैड टच करने लगे और फिजिकल होने लगे। और जब राजेश रात में पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि आयुषी के रूम का गेट खुला हुआ है। तो राजेश अंदर गए और हेमराज और आयुषी को सोता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और अपनी गोल्फ स्टिक लाकर हेमराज को मारने लगे। राजेश आयुषी और हेमराज का सच जानकर इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि दोनों को मार डाला। आयुषी को मारकर उसी के बेड पर छोड़ दिया, लेकिन हेमराज को मारकर छत पर डाल दिया और छत वाले गेट का लॉक लगा दिया और फिर पूरी स्टोरी बनाई। ये थ्योरी थी जो पुलिस ने दी थी, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। सेकंड थ्योरी इस केस की जो कि सीबीआई ने दी थी वो ये कहती है कि उस रात राजकुमार और कृष्णा जो कि हेमराज के दोस्त थे वो राजेश और नुपुर के सोने के बाद हेमराज के रूम में आए पार्टी करने के लिए। तीनों ने दारू पी और दारू के नशे में राजकुमार और कृष्णा ने अपना कंट्रोल खो दिया। कृष्णा और राजकुमार पहले से ही आयुषी को जानते थे और दारू पीने के बाद वो आयुषी के रूम में जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जब आयुषी रजिस्ट करती है तो कृष्णा अपनी खुखरी निकालकर आयुषी के सिर पर चोट मार देता है। इतने में हेमराज भी आयुषी के रूम में आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। तो कृष्णा और राजकुमार उसे समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन हेमराज बस बार बार यही बोल रहा था कि मैं सब कुछ बता दूंगा। वो दोनों हेमराज को ऊपर छत पर ले जाते हैं और समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन जब हेमराज नहीं मानता तो वो हेमराज को मार देते हैं और वहीं छत पर छुपा देते हैं और फिर आयुषी को मारकर घर से भाग जाते हैं। ये थ्योरी सीबीआई ने दी थी जो कि पहले वाली थ्योरी से बिल्कुल अलग है। कौन सी सच है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस और सीबीआई के पास एक दूसरे की थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने के क्वेश्चन तो है, लेकिन खुद की थ्योरी को प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए ये केस अभी तक अनसॉल्व है, जिसमें राजेश और नुपुर ने 4 साल अपने जेल में बिताए और फिर इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।